हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। इससे पहले हम हिस्ट्री के बाकी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने मौर्यंस और पोस्ट मौर्यन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब पोस्ट मौर्यन के बाद जो टॉपिक बनते हैं वो है गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब पहले ये देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता से। तो एक तो रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट्स, ठीक है। फिर जो गुप्ता पीरियड है इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, गोल्डन एज। तो गोल्डन एज इसको कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि इस टाइम पे मल्टीपल डायमेंशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और मल्टीपल डायमेंशन की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर, साइंटिफिक डेवलपमेंट, है ना, सोसाइटी, इकोनॉमी, तो हर तरीके से चेंज देखने को मिला। इसीलिए इसको गोल्डन एज बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि जैसे लिटरेचर हो गया और उसके ऑथर पूछ लिया, साइंटिफिक डेवलपमेंट में पूछ लिया, आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन पूछ लिए, वराहमिहिर के क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो गुप्ता रूलर्स हैं उनमें चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात करें तो जैसे नवरत्नास का कॉन्सेप्ट था, है ना, नवरत्न थे इनके कोर्ट में। तो उनके और उनके कंट्रीब्यूशन या उनकी जो रिस्पेक्टेड फील्ड थी उसका मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ये वो एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये पूछ लिया कि टेम्पल आर्किटेक्चर किस पीरियड से स्टार्ट हुआ और अर्लीस्ट एग्जाम्पल टेम्पल आर्किटेक्चर का कौन सा था। तो ऐसे मिला जुला के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें पोस्ट गुप्ता पीरियड की, तो पोस्ट गुप्ता में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं या तो बनेगा पाला डायनेस्टी से, ठीक है, या फिर बनेगा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कोई डिटेल, मतलब बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यही पूछ लेगा कि कौन कौन से पावर्स इसमें इन्वॉल्व थे, बस कौन कौन से रूलर्स या कौन कौन सी डायनेस्टीज इसमें इन्वॉल्व थी। बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो चलिए कवर करते हैं। सो गुप्ता पीरियड, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो मैप यहाँ पे बना हुआ है उसी को देख लेते हैं। देखो, जिस टाइम पे गुप्ता पीरियड था, या फिर ये कहें कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद एक बार फिर से इंडिया में एक एम्पायर बिल्ड हुआ, है ना। एम्पायर का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक बड़ी टेरिटरी इस्टेब्लिश हो गई, तो हो गया वो एम्पायर। तो जब गुप्ता एम्पायर राइज हुआ था उस टाइम पे नॉर्थ में कौन कौन थे, नॉर्थ में थे योधेय, एक सेकेंड, नॉर्थ में थे योधेय और नागा डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान और थोड़ा मालवा वाला रीजन है, यहाँ पे मलव। गुजरात और मालवा रीजन में शाकाज। ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पे वाकाटक। कर्नाटक वाला रीजन, यहाँ पे कदम्ब। ये ईस्टर्न इंडिया में इधर ईस्ट साइड में आंध्रा और थोड़ा ओडिशा वाला जो रीजन है यहाँ पे इक्ष्वाकु। साउथ में पल्लव, है ना। और यहाँ पे गुप्ता राइज हुए। फिर धीरे धीरे गुप्ताज ने क्या किया, एक्सपांशन करना शुरू किया। एक्सपांशन कैसे, कहीं पे मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए और कहीं पे वॉर, और इसके थ्रू वापस से इंडिया में एक बड़े लेवल पे एक एम्पायर बिल्ड हुआ और जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने गुप्ता एम्पायर की नींव रखी, है ना। लेकिन ये उसको इतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं कर पाए, बहुत प्रॉपरली इसका कंसोलिडेशन और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए इनके सक्सेसर चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनको रियल फाउंडर का क्रेडिट दिया जाता है। रियल फाउंडर कौन हो गए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है। तो क्वेश्चन जब आए आपका पीटी में तो इस बात का ख्याल रखना कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि सेकंड के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं
तो विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ये रियल फाउंडर थे। तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके बाद आए समुद्रगुप्त। तो इन्होंने रियली इस मतलब इसका सही तरीके से फाउंडेशन रखा, कंसोलिडेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने का काम किया समुद्रगुप्त ने। इनके बाद आए रामगुप्त, जिनका पीरियड बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहा, शॉर्ट पीरियड, है ना। बहुत ज़्यादा इनके एविडेंसेस नहीं मिलते, लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिन पे इनका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड से पहले भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोई एक रूलर आए थे। देन चंद्रगुप्त सेकंड वाज द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इनके बाद कुमारगुप्त। अब देखो, कुमारगुप्त से एक स्टेटमेंट बनती है कि इनके टाइम पे हूणास, जो हूण ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, है ना, उनके अटैक होने स्टार्ट हो गए थे। इनके अटैक्स स्टार्ट हुए। और जो स्कंदगुप्त थे, इनके टाइम पे ये जो अटैक थे, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा अटैक होने की वजह से ट्रेड डिक्लाइन हुआ, इकॉनमी पे बुरा असर पड़ा, है ना। और धीरे धीरे ये डिक्लाइन तक पहुंच गया। गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है हूणास का अटैक होना, ठीक है। तो एक बार नाम वापस से पढ़ लो। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ही रूल्ड फ्रॉम 319 और 320 टू 335। देखो 19 और 20 दो डेट हैं, तो जो हिस्टोरियंस हैं दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट द एग्जैक्ट डेट। कहीं पे डेटा 319 का मिलता है, कहीं 320 का। तो आपको परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके। 19 या 20 में से जो ऑप्शन में आएगा आप वो सही ही होगा, ठीक है। तो 35 तक इन्होंने रूल किया। ही एक्सपांडेड द टेरिटरी टुवर्ड्स प्रयागराज। तो कहाँ से शुरू किया? वही पाटलिपुत्र मगध वाला रीजन था। और पाटलिपुत्र मगध से फिर इसको एक्सपांड करते करते कहाँ पहुँच गए? प्रयागराज। ही मेड मैट्रिमोनियल अलायंस विद लिच्छवीज, ठीक है। लिच्छवीज से मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। और इनके जो कॉइन्स हैं उन पर किंग और क्वीन के पोर्ट्रेट एंड नेम का डिपिक्शन किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, कि इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे उस पर किंग और क्वीन के नेम और पोर्ट्रेट भी डिपिक्ट कराए थे, ठीक है। इनके बाद आए स्कंदगुप्त। इन्होंने 40 ईयर्स के लिए रूल किया। सो इनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है हमारे पास, दैट इज़ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। और इसी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग मतलब इलाहाबाद का नाम प्रयाग, और प्रशस्ति का मतलब होता है प्रेज करना, किसी का प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये लिखी थी हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट थे, ठीक है। तो कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और क्या बन जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट बन गई कि हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर, और ऑप्शन में दे दिए चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो आंसर क्या होगा इसका? समुद्रगुप्त आंसर होगा। फिर इन्होंने क्या लिखा है इसमें? तो इट मैंशनड अबाउट विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है प्रयाग में, तो अशोका के बारे में भी है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त की मिलिट्री और उनका कल्चरल अचीवमेंट क्या रहा। तो मिलिट्री अचीवमेंट इनकी क्या रही? तो देखो समुद्रगुप्त को के लिए कहा जाता है कि ये भारत के नेपोलियन थे। हालांकि स्टेटमेंट उल्टा उल्टा बोला जाता है। नेपोलियन बाद में आए थे, समुद्रगुप्त पहले आए थे, है ना। तो नेपोलियन को समुद्रगुप्त बोलना चाहिए, लेकिन बोला क्या जाता है कि ये भारत के नेपोलियन, है ना, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भी विक्ट्रीज के लिए जाना जाता था। तो इनकी जो विक्ट्रीज हैं उनकी 4 कैटेगरीज बना दी जाती हैं। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी? एक विक्ट्री ओवर आर्यव्रत,
आर्य व्रत जो है ये नॉर्थ इंडिया के लिए यूज होता है। विक्ट्री ओवर दक्षिणाव्रत यूज होता है साउथ इंडिया के लिए। तो आर्यव्रत में इन्होंने 9 रूलर्स को हराया था समुद्रगुप्त ने, और हराने के बाद इनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी कि इन्होंने वहाँ की जो टेरिटरीज थी उन टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया था। क्लियर, उनकी टेरिटरीज को छीन लिया था, अनेक्स कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। जबकि जो दक्षिण में जो इनके अभियान रहे थे दक्षिणाव्रत में, वहाँ 12 रूलर्स को इन्होंने हराया साउथ इंडिया के, और जो इन्होंने पॉलिसी फॉलो की थी उसको कहा जाता है ग्रहण एंड मोक्ष। ग्रहण एंड मोक्ष। अब ग्रहण और मोक्ष का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब होता है टेरिटरी को पहले अपने कंट्रोल में करना, मतलब जीत लेना, और मोक्ष का मतलब ये होता है कि वो टेरिटरी वहीं के रूलर को वापस से दे देना, इस कंडीशन के साथ कि वो जो रूलर हैं वो गुप्ताज को अपना सॉवरेन मानेंगे। ठीक है, गुप्ताज की सॉवरेंटी में रूल करेंगे वो। तो ग्रहण और मोक्ष, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ग्रहण एंड मोक्ष वाज द पॉलिसी बिलोंग टू या रिलेटेड विद। तो याद रखना समुद्रगुप्त की ये दक्षिणाव्रत की पॉलिसी थी। देन विक्ट्री ओवर द फ्रंटियर स्टेट। फ्रंटियर स्टेट का मतलब जो बॉर्डर वाले जो रीजन्स हुआ करते थे, सीमावर्ती जो क्षेत्र थे, उन पे जो उनकी पॉलिसी रही उसको कहा जाता है। उसमें एक तो था बंगाल वाला रीजन, साउथ ईस्ट बंगाल का जो सदर्न ईस्टर्न वाला पोर्शन पड़ता है, उसके लिए समतट वर्ड यूज होता था। असम को कामरूप कहते थे, तो दूसरा हुआ कामरूप, तीसरा नेपाल, और कभी कभी फोर्थ भी इसमें ऐड हो जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 तो मेजर है, समतट, कामरूप और नेपाल। अब देखो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन कैसा बनता है, कामरूप किसका हिस्टोरिकल नेम है? तो असम का। समतट ये बंगाल। ठीक है, फोर्थ जो कैटेगरी है उसमें वो रूलर्स आए या वो छोटे छोटे किंगडम्स आए जिन्होंने खुद ही उनकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी वॉर। ठीक, तो ये हो गई उनकी मिलिट्री अचीवमेंट। अब आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त के लिए ये भी स्टेटमेंट बनती है कि समुद्रगुप्त जितना मिलिट्री वाइज बहुत कैपेबल थे, बहुत पॉपुलर थे, उतना ही उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को भी प्रॉस्पेरस बनाया, पैट्रोनेज दिया। ठीक है, वो खुद आर्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, और उन्होंने एक टाइटल लिया था, उनको एक टाइटल मिला था, उसका नाम था कविराज। ठीक है, लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्होंने पैट्रोनेज दिया, इसीलिए ही वॉज नॉन एज कविराज। एंड ही इशूड कॉइन्स विद वीना पोर्ट्रेट। तो वीना पोर्ट्रेट ये समुद्रगुप्त का ही है कॉइन। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने रूल किया कब से कब तक? सो ही रूल्ड फ्रॉम 375 टू 415, मतलब अगेन 40 ईयर्स रूल किया इन्होंने भी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इनके टाइम पीरियड से कुछ टाइम पहले इन्होंने रूल किया था रामगुप्त ने। अब इनका जो रेफरेंस है वो कहाँ से मिलता है? एक तो कॉपर कॉइन है, और दूसरा विशाख दत्त का एक लिटरेचर है, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। दरअसल ये जो देवी गुप्तम है, इसमें एक स्टोरी है, और वो ये है कि यहाँ के जो शाका रूलर्स थे इन्होंने अटैक किया था गुप्तास पर। ठीक है, और अटैक जब इन्होंने किया तो उस टाइम पर यहाँ पे रामगुप्त रूल कर रहे थे। रामगुप्ता के टाइम पीरियड में इन्होंने अटैक किया। उसके बाद रामगुप्त ने सरेंडर कर दिया, और रामगुप्त की वाइफ थी, उनका नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी इनको कैप्चर करके ले आए थे गुजरात शाकास। जब ये खबर चंद्रगुप्त सेकंड को मिली तो उन्होंने रामगुप्त को मार दिया। ही किल्ड रामगुप्त, और इन्होंने शाकास के अगेंस्ट में एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, और कहा जाता है कि इस मिलिट्री कैंपेन में ही डिस्ट्रॉयड शाकास कंप्लीटली। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया इन्होंने, मतलब यहाँ से शाकास का नाम ही खत्म कर दिया, और ये पूरा एरिया जीत लिया।
तो गुजरात और मालवा वाला जो रीजन है ये पूरा चंद्रगुप्त सेकंड ने जीत लिया। ठीक है, इसीलिए एक यहाँ पे कभी कभी स्टेटमेंट बन जाती है कि उज्जैनी, जो मालवा वाले रीजन में पड़ता है उज्जैन, ये किसकी कैपिटल थी? तो ये किसकी थी? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, है ना। और विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। क्लियर? तो ये यहाँ से शाकास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके वापस जाते हैं और ध्रुव देवी को विद रिस्पेक्ट वापस से क्वीन बनाते हैं और खुद उनके साथ शादी करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये देवी चंद्रगुप्तम में है, विशाखदत्त की का जो लिटरेचर है। तो वहाँ से हमें रामगुप्त के बारे में पता चलता है। अदर सोर्सेस ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, तो एक तो देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा हर्षचरित, बाण भट्ट का जो हर्षचरित है उसमें भी चंद्रगुप्त सेकंड का रेफरेंस है। फिर कालिदास का रघुवंशम और राजशेखर का काव्य मीमांसा। क्लियर? तो काव्य जो वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? काव्य ये पोएट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राजशेखर का काव्य मीमांसा, कालिदास का रघुवंशम, यहाँ से चंद्रगुप्त सेकंड की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद कुछ इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड के, जिसमें सबसे पॉपुलर है दिल्ली में जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है ना, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स ऑफ दिल्ली कौन सी जगह पे है? मेहरौली में। वहाँ पे एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, आयरन का है, जिस पे चंद्र लिखा हुआ है। तो जो चंद्र है वो चंद्रगुप्त सेकंड के लिए है, गुप्ता रूलर के लिए। उसके बाद उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में फाइयान भारत आए और फाइयान ने ये मेंशन किया अपने अकाउंट में कि एक रूलर है, एक रूलर हुए चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि अपनी प्रजा में बहुत पॉपुलर थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट एंड अंडर हिज रूल द पब्लिक वॉज वेरी प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। तो इनके शासन में जो प्रजा थी वो बहुत प्रॉस्पेरस और हैप्पी थी। ठीक है, ये फाइयान ने लिखा। फिर इन्होंने जो टाइटल लिए वो कौन से हैं? विक्रमादित्य, देन परमेश्वर और परम भट्टारक। देखो, अगर ऑप्शन में कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाए परमेश्वर या परम भट्टारक, तो वो गुप्ताज के लिए ही है, ये ध्यान रखना। गुप्ताज ने ही इसको शुरू किया था, उसके बाद अलग एक दो और डायनेस्टी हुई जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, लेकिन गुप्ताज ने मेनली यूज किया। अब जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्नास। एक सेकंड, नवरत्नास। तो ये जो नवरत्नास थे ये अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हुआ करते थे। ठीक है, इधर लिख देती हूँ। नवरत्ना, they were experts in different field. Like कालिदास, he was great poet and dramatist. और इनके जो राइटिंग है उसके मेजर वर्क क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदत्त, मेघदूत और रघुवंशम। ठीक है, उसके बाद अमर सिंह, ये लेक्सिकोग्राफर थे। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है किसी एक लैंग्वेज और उसकी ग्रामर पर काम करना, है ना, मतलब या फिर डिक्शनरी पे काम करना। ठीक है, उसके इन्होंने लिखा अमरकोश, जो कि संस्कृत की डिक्शनरी मानी जाती है। उसके बाद वराह मिहिर, वराह मिहिर वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो खगोल पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज़ पे रिसर्च करने वाले हों या उनके बारे में जो है उनके बारे में रिसर्च करें। और उस एस्ट्रोनॉमी को ही वराह मिहिर ने यूज़ किया, किससे? एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, तो इन्होंने ही एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च की पहले और फिर इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या फ़र्क होता है? एस्ट्रोनॉमर तो होते हैं जो खगोल पिंडों के बारे में जानते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। और एस्ट्रोलॉजी में होता है उन्हीं खगोल पिंडों का या प्लानिटरी सिस्टम का ह्यूमन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो एस्ट्रोलॉजी हो गई, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। तो वराहमिहिर की जो वर्क थे उसमें आ गया पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। ठीक है,
एक हो गया पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांत हैं उसमें, और दूसरा बृहद संहिता। तो जो बृहद संहिता है इसमें मैथमेटिकल चीज़ें भी हैं, इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी है, इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी है, बृहद, ठीक है, मतलब मल्टीपल डायमेंशंस इसमें कवर किए हुए हैं। देन धन्वंतरी, जो धन्वंतरी थे वो फिजिशियन थे और आयुर्वेद, मेडिसिन और सर्जरी में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। फिर शपनक, ठीक है, शपनक ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और इनका फिलॉसफी और लर्निंग में कंट्रीब्यूशन रहा। शंकु वॉज आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, ठीक है, आर्किटेक्चर इज ऑल्सो एन इंजीनियरशिप, तो इंजीनियरिंग स्किल, तो आर्किटेक्ट थे ये। उसके बाद वेताल भट्ट, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, सो इनका जो है लिटरेचर में और मैजिक और ये देखो लिटरेचर हो गया, और लिटरेचर के साथ साथ यहाँ पे जो ये मैजिक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम ऐसे जादू करते थे, मतलब जैसे हम बहुत सारे जो मैजिकल जो गेम्स वगैरह आते हैं उस टाइप का नहीं, ठीक है, ये मतलब लॉजिकल चीज़ों को लेके, मतलब कुछ चीज़ों को लेके लॉजिकली, है ना, डिबेट करना और उनको सही प्रूफ करना, ये सब उनकी स्किल्स हुआ करती थी, ठीक है। फिर फिर है घट करपरा, ही वॉज अ पोएट एंड ग्रामेरियन, और वरारुचि, वरारुचि भी ग्रामेरियन थे, लेकिन फ़र्क ये है कि जो वरारुचि थे वो प्राकृत लैंग्वेज की जो ग्रामर थी, प्राकृत ग्रामर, उसके स्कॉलर थे। इसके बाद बात करते हैं कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त ने भी 40 ईयर्स के लिए रूल किया, है ना, तो ही ऑल्सो रूल्ड फॉर 14 ईयर्स, 415 से लेके और 455 तक इन्होंने रूल किया। इनके बारे में जो सोर्सेज हैं उनके नाम ही अलग हैं, आप जब भी अलग नाम पढ़ो तो समझ जाना कि कौन से गुप्ता रूलर के बारे में। तो हैं कौन कौन से, बिलसड, कर्मदंड और मंदसौर। इनके टाइटल थे शक्रादित्य एंड महेंद्रादित्य, शक्रादित्य एंड महेंद्रादित्य, और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किए। गुप्ता रूलर, देखो गुप्ता टाइम पे ब्राह्मणिज्म का भी रिवाइवल हुआ, संस्कृत लैंग्वेज का भी रिवाइवल हुआ और लिटरेचर का भी रिवाइवल हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पीरियड हुणाज स्टार्टेड अटैकिंग ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंट एंड ही established नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी was the first residential university of the world, ठीक है। इनके बाद आए स्कंदगुप्त, 455 से लेके, और ये यहाँ पे कंप्लीट लिखा नहीं है, इसको कर लीजिए 467 AD, 467 AD, ठीक है। तो 55 से 67 तक इन्होंने रूल किया। अब देखो इनके टाइम पे हूणों के अटैक शुरू हो गए थे और स्कंदगुप्त के टाइम पे हूणास के अटैक बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से गुप्ता पावर डिक्रीज हुई, इकोनॉमी डिक्रीज हुई, ट्रेड डिक्रीज हुआ, एंड फाइनली ये पूरे गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन का रीज़न बना, डिक्लाइन का फैक्टर बना, ठीक है। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ऐसा मेंशन है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर, उनका नाम था पर्णदत्त, है ना, उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया, सुदर्शन लेक को। अब देखो सुदर्शन लेक के लिए 2-3 फैक्टर आ गए। इसका कंस्ट्रक्शन किसके टाइम पे हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मौर्य डायनेस्टी। फिर इसको रिपेयर कब किस किस ने करवाया, रिपेयर एक तो रुद्रदमन ने करवाया जो कि शाका रूलर थे, है ना, और दूसरा स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ। क्लियर, तो ये सुदर्शन लेक के बारे में है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और फिर उनके हेड। तो सेंटर में एम्परर के पास सबसे ज़्यादा पावर थी और इसको सपोर्ट करने के लिए काउंसिल मिनिस्टर हुआ करते थे। देन प्रोविंसेस मतलब स्टेट, स्टेट वर नॉन एज देशास, राष्ट्र और भुक्ति, देश, राष्ट्र एंड भुक्ति, एंड
ये जो प्रोविंसेस थे इनके हेड होते थे उपारिका। इनके बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको विषय बोला जाता था और हेड होते थे विषयपति। और विलेजेस मतलब ग्राम, ग्राम के ग्रामिका। तो ग्रामिका तो ये तो सेम है मॉडर्न्स में भी और अभी भी। इसके अलावा कुछ इनके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स भी हुए, जैसे जुडिशरी में महादंड नायक, मिलिट्री के लिए संधि विग्रहिका। अब देखो संधि का मतलब होता है ट्रीटी, है ना, और विग्रहिक का मतलब क्या होता है, वॉर। तो वो पर्सन या वो ऑफिसर जिसके पास ट्रीटी और वॉर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अथॉरिटी हो। देन इंटेलिजेंस के लिए जो ऑफिसर थे ही वॉज नॉन एज दूतक। और जो इकोनॉमी थी उससे रिलेटेड भी टर्म्स थी, संग्राहिका, समाहर्ता, ये रेवेन्यू कलेक्शन में की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे। और सन्निधाता, ये ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ द टेरिटरी, सॉरी ट्रेजरी। ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड क्यों बोला जाता है। तो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ, तो सोसाइटी में चेंज हुआ, इकोनॉमी में चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज भी हुआ, आर्ट एंड कल्चर का चेंज, और साइंस एंड मैथमेटिक्स में चेंज। आर्ट एंड कल्चर को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है एक, कि लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली लिटरेचर डेवलप होगा ही होगा। तो लैंग्वेज कौन सी डेवलप हुई, संस्कृत, और संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। फिर जब लिटरेचर डेवलप हुआ तो लिटरेचर भी संस्कृत लैंग्वेज में ही ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुआ। और ये जो लिटरेचर था ये रिलीजियस भी था, नॉन रिलीजियस भी था, और जो रूलर्स थे उनकी प्रशस्ति भी थी। ठीक है। पेंटिंग्स, तो पेंटिंग के लिए ये कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड ने पेंटिंग को रिवाइव किया। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखा जाता है कहाँ पे, अजंता और बाघ केव। ये दो नाम एकदम याद रखना, अजंता और बाघ। ठीक है। अजंता कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, और बाघ केव कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ये जो दोनों केव हैं यहाँ पे पेंटिंग गुप्ता पीरियड की है। एलोरा थोड़ा सा पोस्ट गुप्ता पीरियड में चला जाता है, या लास्ट फेज ऑफ गुप्ता। ठीक है, लास्ट फेज ऑफ गुप्ता। क्लियर। फिर आ गया स्कल्पचर। तो स्कल्पचर तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही डेवलप हो गया था। और 3 स्कूल्स हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से, गांधार और मथुरा। ये दोनों तो किसके टाइम पे आए, कनिष्क के टाइम पे। और अमरावती ये सातवाहना के टाइम पे। ठीक है। लेकिन गुप्ता में यह चेंज क्या हुआ कि जो स्कल्पचर, जो इमेजेस बनाई जाती थी उनमें मोर क्लोथिंग और ज्वेलरीज ऐड की जाती थी। ठीक है। उसके बाद आगे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ। तो टेम्पल। अब दो चीज़ों के बारे में यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। तो एक तो हम पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। तो जो पेंटिंग थी, पेंटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हो गई मुराल पेंटिंग, मुराल, और एक हो गई मिनिएचर, मुराल एंड मिनिएचर। मुराल का मतलब होता है भित्ति चित्र, मतलब दीवारों पे, छत पे, फर्श पे जो रंगोली वगैरह होती है वो मुराल में आती है। और मिनिएचर का मतलब होता है लघु चित्र, मतलब छोटे छोटे चित्र बनाए जाना, है ना, कैनवास पे बनाना, या बुक्स में छोटे छोटे चित्र के थ्रू पूरी कहानी इलेबोरेट कर देना। तो ये मिनिएचर पेंटिंग। अब दोनों का डेवलपमेंट कब से हुआ, हिस्टोरिकल एविडेंस कब से हैं, तो मुराल के जो एविडेंस हैं अर्लीस्ट वो मिलते हैं कहाँ से, भीमबेटका से। और भीमबेटका से किस टाइम पीरियड के मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से मिलते हैं। ठीक है। स्टोन एज में भी जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसका लास्ट फेज अपर पैलियोलिथिक। और मिनिएचर की अगर बात करें तो मिनिएचर पेंटिंग जो है वो पाला डायनेस्टी के टाइम पे आई, है ना, बहुत इसका डेवलपमेंट हुआ। और बाद में मुगल्स के टाइम पर इट रीच्ड ऑन इट्स जेनिथ। क्लियर। तो ये हो गया मुराल और मिनिएचर। अब मुराल जो पेंटिंग है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो मुराल को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गई फ्रेस्को और एक हो गई टेम्पेरा। ठीक है। टेम्पेरा का एक नाम है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को मतलब फ्रेश, मतलब वेट सरफेस पर पेंटिंग की जाना, करना।
और टेम्पेरा का मतलब है ड्राई सरफेस पर पेंटिंग करना। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? पेंटिंग्स के बारे में। अब बच गया आर्किटेक्चर। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये डेवलप हुआ मौर्यन पीरियड में, और टेम्पल का जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है, अर्लीस्ट, वो गुप्ता पीरियड का है। सीधे सीधे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। अर्लीस्ट एग्जाम्पल मिलता है देवगढ़ से, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, दशावतार टेम्पल। ठीक है, ये गुप्ता पीरियड का अर्लीस्ट एग्जाम्पल है टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसके बाद अब हम जो गुप्ता पीरियड, क्योंकि गोल्डन एज है, तो इसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ साइंटिफिक और मैथमेटिकल, उसकी लिस्ट है। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये तीन नाम याद रखो। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट का आर्यभट्टी है, और इसमें क्या मेंशन है? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, वैल्यू ऑफ पाई एंड कैलकुलेशन ऑफ सोलार एंड लूनार इक्लिप्सिस। ठीक है। उसके बाद वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। अभी थोड़ी देर पहले हमने वराहमिहिर के बारे में पढ़ा था। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और प्लेनेटरी मूवमेंट के बारे में रिसर्च की और उस पर कंटेंट लिखा, लिटरेचर बनाया। देन ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त की जो बुक है उसका नाम है उनका नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है। इसमें भी रूल्स फॉर जीरो, नेगेटिव नंबर और एल्जेब्रा। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट के काम को ही फर्दर कंटिन्यू किया ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी में किसका कंट्रीब्यूशन है? आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ये जो दो लोग हैं इन्हीं का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में है। एस्ट्रोनॉमी में क्या, आर्यभट्ट ने क्या कहा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, और ही प्रोवाइडेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्सिस। एंड वराहमिहिर, इन्होंने कैलेंडर सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी ब्लेंडेड विद एस्ट्रोलॉजी। तो ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देन आयुर्वेदा और मेडिसिन की फील्ड में चरक और सुश्रुत। चरक का हो गया चरक संहिता और सुश्रुत का हो गया सुश्रुत संहिता। चरक, इन्होंने इंटरनल मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड एथिक्स ऑफ डॉक्टर्स, और सुश्रुत संहिता में सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एनाटॉमी और सर्जरी में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद कुछ ऑथर्स रहे गुप्ता पीरियड के, जैसे कालिदास। तो इनकी बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रक की मृच्छकटिकम। ठीक है, ये मृच्छकटिका भी बोलते हैं। भारवी की कीर्तर अर्जुनिया। ठीक है, कीर्तर अर्जुनिया। और दंडिन का दश कुमार चरित। ठीक है, तो दंडिन का दश कुमार चरित, भारवी की कीर्तर अर्जुनिया, उसके बाद शूद्रक की मृच्छकटिका, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ गुप्ता। तो जो गुप्ता की जो सोसाइटी थी वो वर्ण बेस्ड थी। देखो, गुप्ताज के टाइम पर ही हिंदुइज्म रिवाइव हुआ। ठीक है, और हिंदुइज्म में वर्ण बेस्ड सोसाइटी रही है हमेशा, और यहाँ तक आते थे कास्ट बेस्ड डिवीजन भी हो गए थे। लेकिन सोसाइटी में चेंज ये हुआ कि विमेन की कंडीशन और शूद्र की कंडीशन में पहले से काफ़ी सुधार है। तो गुप्ता में विमेन की कंडीशन अच्छी थी, एजुकेशन और पॉलिटिकल पावर भी उनके पास थी। इसका एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी, उनका नाम था प्रभावती गुप्त, जिनकी शादी महाराष्ट्र में जो वाकाटक डायनेस्टी थी उसके रूलर रुद्रसेन सेकंड के साथ उनकी शादी हुई थी। लेकिन कुछ ही टाइम में रुद्रसेन की डेथ हो गई। उसके बाद प्रभावती ने रूल किया इन द प्रोटेक्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो सीधे सीधे चंद्रगुप्त खुद भी रूल कर सकते थे, लेकिन प्रभावती गुप्त ने रूल किया। तो इसका मतलब यही है कि विमेन का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता था पॉलिटिकल सिस्टम में। शूद्रास वर अलाउड टू लिसन वेदास, लेकिन अनटचेबिलिटी भी एट द सेम टाइम वहाँ पे प्रेवेलेंट थी। देन इकोनॉमी,
इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों का रोल रहा, तो लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑनरशिप जो थी वो इट वाज हेल्ड बाय मेन, और लैंड की वैल्यू बढ़ गई और फ्यूडल सिस्टम इमर्ज हो गया था। ठीक है। ट्रेड भी काफ़ी प्रॉस्पेरस था, लेकिन लास्ट में ट्रेड डिक्लाइन हुआ जब हुणास के अटैक हुए, तो ये भूलना नहीं, ड्यू टू हुणास अटैक। ठीक है, ट्रेड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ, देखो पहले जो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था, अब उसमें फ्यूडल सिस्टम आ गया। तो जैसे ही फ्यूडल सिस्टम आया वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, कैसे कि ये जो थे किंग, ये क्या करते थे, इन्होंने अलग अलग रीजन में फ्यूडल लॉर्ड्स को पावर दे दी। ठीक है, ये छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड हो गए, इनको पावर दी कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लो और साथ में अपने रीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप अपने पास मिलिट्री रख सकते हो, लेकिन जब भी किंग को ज़रूरत पड़ेगी तो आप सभी अपनी अपनी मिलिट्री से इनको हेल्प प्रोवाइड करोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मिलिट्री जो है वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिवाइडेड है। मान लीजिए कभी यही जो सामंत हैं यही इनके अगेंस्ट में हो गए तो, या फिर बाहर से अटैक हुआ और इन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, इससे डिपेंडेंसी क्रिएट हुई over the feudal lords and it become one of the factor of decline of Guptas. अब गुप्ता एम्पायर कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक हमें ये देखना है कि मेजर पावर कौन कौन सी थी पोस्ट गुप्ता में। ठीक है, तो नॉर्थ में थे हर्षवर्धन, डेक्कन रीजन में थे चालुक्य और साउथ में थे पल्लव। दूसरा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष, ये किस किस के बीच में हुआ था, बंगाल के पाला रूलर, ठीक है, और गुजरात मालवा के प्रतिहार और डेक्कन के राष्ट्रकूट। अगर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से क्वेश्चन आया है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% इसी स्टेटमेंट से आएगा। ठीक है, ये याद रखना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। फिर चोला एम्पायर, जिनको इम्पीरियल चोलास भी बोला जाता था, एक तो संगम डायनेस्टी के चोल और ये इम्पीरियल चोल। तो अब हम पढ़ेंगे वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी जो कि कौन सी है, ये हर्षवर्धन। ठीक है, अब वर्धन डायनेस्टी को पहले पुष्यभूति कहा जाता था। पुष्यभूति ये किसके नाम पे पड़ी थी, पुष्यभूति लीडर थे, वॉरियर थे, फाउंडर थे, और इन्हीं के नाम पे इनके जो सक्सेसर थे उनको भी पुष्यभूतिस कहा जाता था, पुष्यभूति के पुष्यभूतिस। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी थे प्रभाकर वर्धन। ये जो प्रभाकर वर्धन थे ये बहुत पावरफुल थे, इन्होंने एक्सपांशन किया टेरिटरीज का, और इनके बाद से जो डायनेस्टी थी उसका नाम पड़ गया वर्धन डायनेस्टी, प्रभाकर वर्धन से वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन के जो टाइटल्स थे उनमें कौन कौन से, महाराज अधिराज एंड लायन टू द हुणा डियर, ये इनके दो टाइटल थे। इन्होंने हुणास को ख़त्म किया। तो अगर स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि किसने हुणास को ख़त्म किया तो हर्षवर्धन नहीं है, वो है प्रभाकर वर्धन। इसके बाद आगे हर्षवर्धन, तो नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन बहुत पावरफुल रूलर, और इनसे रिलेटेड जो सोर्सेज हैं उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा हर्षचरित, बाण भट्ट ने लिखा। इसके बाद एक इंस्क्रिप्शन है एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन से डायरेक्टली हर्षवर्धन का नहीं है, ये किसका है, चालुक्य किंग का है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में हर्षवर्धन की इंफॉर्मेशन है वो इसीलिए क्योंकि चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। इकलौते ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, फिर हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया पहुंचे कौन, हुएनसांग। तो देखो ये भी एच से शुरू है, ये भी एच से शुरू है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वे फाइयान किसके टाइम पे आया, हुएनसांग किसके टाइम पे आया। फाइयान केम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड हुएनसांग केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, तो हुएनसांग ने अपने अकाउंट में लिखा कि वैसे तो हर्षवर्धन बहुत पावरफुल थे लेकिन लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा वीक था, जिसकी वजह से खुद हुएनसांग को भी एक बार डकैतों ने लूट लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं हर्षवर्धन की कैपिटल्स के बारे में। तो दो कैपिटल थी, एक थी थानेश्वर, है ना, और दूसरी थी कन्नौज। ये हरियाणा वाला रीजन हो गया, ये यूपी वाला रीजन हो गया। जो कन्नौज थी वो पहले
मुखारी डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। बाद में हर्षवर्धन ने इसको बहुत प्रॉस्पेरस बना दिया, तो हुमायूं सांग ने लिखा कन्नौज वॉज वेरी प्रॉस्पेरस, ठीक है। स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना। अर्लियर इट वॉज कैपिटल ऑफ मुखारी डायनेस्टी। हर्षा सिस्टर राजश्री मैरिड विद ग्रहवर्मन, तो हर्षा की जो सिस्टर थी राजश्री, उनकी शादी मुखारी डायनेस्टी के रूलर से हुई थी। वो कन्नौज उनकी कैपिटल थी मुखारी इसकी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बंगाल के गौड़ रूलर, गौड़ डायनेस्टी थी बंगाल में, और वहाँ के रूलर थे शशांक। उन्होंने कन्नौज पर अटैक किया, अटैक्ड ऑन कन्नौज एंड टुक राजश्री विद हिम, और राजश्री को अपने साथ बंगाल ले गए। फिर हर्षवर्धन ने बंगाल पर अटैक किया। अटैक करने से पहले कामरूप मतलब असम के जो रूलर थे, ठीक है, वर्मन डायनेस्टी वहाँ पे थी, और राजा का नाम था भास्कर वर्मन। तो हर्षवर्धन ने वहाँ पे एक मैसेज दिया, उनसे बात की, उनसे कहा कि या तो आप हमसे फ्रेंडली अलायंस बनाओ, बंगाल पे अटैक करो साथ में, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम पहले आप पर अटैक करेंगे, आपको जीतेंगे, और फिर दोनों की कंबाइंड फोर्स से हम बंगाल पर अटैक करेंगे। तो भास्कर वर्मन ने दोस्ती ही एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। गॉड पर अटैक किया गया, इसको हराया गया, और जो राजश्री थी उनको वापस लाया गया, और कन्नौज पर फिर हर्षवर्धन ने ही रूल करना शुरू कर दिया। तो दो कैपिटल हो गई, एक थानेश्वर, दूसरी कन्नौज। अब इनकी मिलिट्री और इनके डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स, तो हर्षवर्धन की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक अचीवमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री पावर इसलिए क्योंकि पूरे नॉर्थ में इनको हराने वाला कोई नहीं था। इनको सकल उत्तरापथ नाथ या सकल उत्तरापथ स्वामी कहा जाता था, ठीक है। ही वॉज मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ, बट ही कुड नॉट क्रॉस नर्मदा, नर्मदा को क्रॉस नहीं कर पाए। वहाँ पे चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड ने इनको हरा दिया, ठीक है। उसके बाद हर्षा ने, अब डिप्लोमेटिक बात करें तो हर्षा के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे चाइना के साथ, और चाइना में उस टाइम पे तांग डायनेस्टी थी। इन्होंने एक ब्राह्मण एनवॉय भेजा चाइना में 641 में, 3 एम्बेसडर्स टू चाइना इन 641। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इनको किसने हराया था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर कौन सी डायनेस्टी के साथ इनके अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे चाइना की, तो तांग डायनेस्टी। ईयर पूछ लेता है 641। फिर ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षा के पीरियड में कुछ मेजर असेंबली हुई थी, 2 मेजर असेंबलीज, एक कन्नेली असेंबली, दूसरी प्रयाग, ठीक है। तो ये जो असेंबलीज हुई थी, है ना, ये इन असेंबलीज को कहा जाता है महामोक्ष परिषद, और इसमें रिलीजियस पर्सन शामिल हुए, कहाँ, किस ब्रांच के, महायान बुद्धिज़्म के। इसके साथ साथ बहुत सारे, कहा जाता है कि लगभग 15 दिन तक ये असेंबली चली, और बहुत सारे रूलर्स ने भी इस असेंबली को ज्वाइन किया, ठीक है। और जो हर्षवर्धन थे वो बहुत सारा डोनेशन भी करते थे, वेल्थ और गिफ्ट्स टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स पीपल, ठीक है। ही डाइड इन 647 AD, तो 647 में इनका रूल खत्म हो गया, ही डाइड, क्लियर। तो एक बार इसको पढ़ लो। एक मिनट रुक जाइए। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी, अब देखो ये जो है ना, एक यहाँ पे ठीक कर लेना, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। इसको लिखो आप कन्नौज, कन्नौज में और प्रयाग में, ये दो जगह असेंबलीज हुई थी, कन्नौज एंड प्रयाग। अब पढ़ते हैं चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी देखो, नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में है हर्षवर्धन, ठीक है। डेक्कन में कौन है, डेक्कन में थे चालुक्य। साउथ में कौन थे, पल्लव। तीनों कंटेम्पररी, और तीनों में ये मान के चलिए पावर का एक कंपटीशन सा था। तो हर्षवर्धन को रोका किसने, पुलकेशिन ने, है ना। ये इतना एरिया हर्षा का,
ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये हो गए चालुक्य, और यहाँ पे साउथ में ये हो गए पल्लव। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों का सीक्वेंस। तो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट। ही परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स अश्वमेध यजनास। इनकी कैपिटल थी वातापी। वातापी को ही बादामी कहते हैं, ये कर्नाटक में। इसके अलावा इनके अलावा और अदर रूलर्स में कौन से आगे? कीर्तिवर्मन, जिन्होंने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का। और फिर मोस्ट पावरफुल पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने रूल किया 608 से 642 तक। अब हर्षा का टाइम पीरियड भी अभी हमने देखा 606 से लेके 647 तक। ठीक है, इन्होंने रूल किया 606 से लेके 647 तक। वहीं पे पुलकेशिन सेकंड का टाइम पीरियड क्या है? 608 से लेके 641। तो दोनों कंटेम्प्रेरी हो गए ना। तो पुलकेशिन सेकंड के रिलीजन की बात करें तो ही वाज वैष्णवाइट। और ये कौन थे? हर्षा, ये महायान को मानते थे, महायान। और ये वैष्णविज्म को मानते थे। ठीक है, वैष्णव। इसके बाद ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षा। टाइटल थे महाराज अधिराज, भट्टारक, परमेश्वर और सत्यश्रेया। ठीक है, सत्यश्रेया। सत्यश्रेया का मतलब होता है सत्य को या सही को शरण देने वाले, सत्यश्रेया। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि परम भट्टारक, परमेश्वर, ये जो टर्म है, ये जो टाइटल है, पहले गुप्ताज ने यूज़ की थी, उसके बाद बाकियों ने भी यूज़ की। तो गुप्ताज के अलावा चालुक्य रूलर्स ने भी इसको यूज़ किया। उनके बाद आ जाता है पुलकेशिन सेकंड, उनकी अचीवमेंट। तो इनके 3 बैटल्स हैं, 3 बैटल्स हैं। एक कौन सा? ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है सेकंड वाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने एहोल इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र है। रवि कीर्ति ने लिखा था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेंशन किया है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षा को हराया था। ठीक है, इससे पहले एक बैटल हुई थी, काफ़ी लंबे समय तक ये बैटल चली है, गलत लिखा हो यहाँ पे। ठीक, तो इट वॉज अगेंस्ट पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन, है ना। और नदन पार्ट जो है पल्लव का, उसको जीत लिया था। और फिर इन्होंने महेंद्र वर्मन को मार डाला। ठीक है, ही किल्ड महेंद्र वर्मन। फिर बैटल ऑफ वातापी हुई। बैटल ऑफ वातापी 642 में पुलकेशिन सेकंड, है ना, पुलकेशिन सेकंड, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, पुलकेशिन सेकंड वाज किल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन। अब देखो जो पुलकेशिन सेकंड थे, अब ध्यान देना यहाँ पे, एक तरफ हम लिखते हैं हर्षा। ठीक है, हर्षा को किसने हराया? चालुक्य ने। ये डिफीट हुए, डिफीटेड। ठीक है, इसके बाद चालुक्य ने किसको हराया? महेंद्र वर्मन को, है ना। अब महेंद्र वर्मन को हराया भी और महेंद्र वर्मन को मार डाला, किल्ड। ये डिफीटेड, हर्षा वॉज डिफीटेड। तो चालुक्य ने इनको हराया और इनको मार डाला। इनके जो बेटे थे उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने चालुक्य पे अटैक किया, कैपिटल पर अटैक किया, वातापी। इसीलिए बैटल ऑफ वातापी बोल रहे हैं इसको। और इन्होंने चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड को मार डाला। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया? न हर्षा हरा पाए, न महेंद्र वर्मन हरा पाए। महेंद्र वर्मन के बेटे ने अपने फादर की डेथ का बदला लिया। ठीक, उनके बाद अब हम पढ़ते हैं पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी के 2 रूलर मेनली हैं, उनको हम अभी पढ़ चुके, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। अब हम इनका थोड़ा सा जो आर्ट एंड कल्चर में जो कंट्रीब्यूशन था ना, उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा देख लेंगे। पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल थी कांची और फाउंडर थे सिम्हा विष्णु या सिंह विष्णु। और इन्होंने जो टाइटल लिया था उसको कहते हैं अवनी सिम्हा। अवनी मतलब पृथ्वी, सिंह, सिम्हा मतलब सिंह, लायन। तो लायन ऑफ द अर्थ कहा जाता है इसको। फिर इनके अलावा बाकी जो रूलर थे उनमें महेंद्र वर्मन, जिनको पुलकेशिन सेकंड ने मारा। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन, इन्होंने टाइटल लिया मामल्ल का, मामल्ल। ठीक है, जिनके नाम पे फिर बाद में महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। ठीक है, मामल्ल। ठीक है, इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को मारा। फिर नरसिम्हा वर्मन के बाद है नरसिम्हा वर्मन सेकंड। इनको राजसिम्हा या राजमल्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजसिम्हा या राजमल्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद पल्लव डायनेस्टी कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली आर्किटेक्चर।
अब यहीं पे समझा देती हूँ। महेंद्र वर्मन के टाइम पे रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट केव्स बनवाई जाती थी, गुफाएं बनवाई जाती थी। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड पर मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब एक ही रॉक को कट करके, ठीक है, और रथ टेम्पल बनाए जाते थे, रथ टेम्पल्स, जिसमें पंच पांडव रथ टेम्पल पॉपुलर है, ठीक है। और नरसिम्हा वर्मन सेकंड, इन्होंने फ्री स्टैंडिंग टेम्पल डेवलप किया। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल का मतलब होता है जैसे ईंट पत्थर ऐसे बना के पूरे डिज़ाइन से प्रॉपरली बनाना। यहाँ पे मोनोलिथिक रॉक से इन्होंने रथ टेम्पल बनाए और इन्होंने रॉक को कट करके। राजसिम्हा जो थे इन्होंने फ्री स्टैंडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किया। तो 3 स्टेटमेंट याद करना। अब आते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ फॉर कन्नौज, ठीक है। अब कन्नौज जो था ये क्या था, किसकी कैपिटल थी कन्नौज? हर्षवर्धन ने कन्नौज को बहुत ही पॉपुलर सिटी बना दिया था, ठीक है। ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, और कैपिटल भी था, एजुकेशन, कल्चर, तो हर पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा जो है प्रोस्पेरस हो चुका था कन्नौज, ठीक है। तो अब हर्षवर्धन के जाने के बाद जो रीजनल पावर्स इमर्ज हुई वो ये सोचती थी कि हम कन्नौज पर अपना अधिकार कर लें। तो 3 मेजर पावर हुई यहाँ पे, प्रतिहार, ये पाल और ये राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। अब इनका टाइम पीरियड देखो, प्रतिहार ने रूल किया 730 से लगभग 1100 ईस्वी, मतलब 1030 या 36 तक। पालाज ने रूल किया 750 से लेकर 1161 तक, एंड राष्ट्रकूटा रूल्ड फ्रॉम 753 टू 982 तक, ठीक है। ये तीनों कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए तीनों ही स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए और इसी को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। अब जो पाला डायनेस्टी है उसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बिहार बंगाल वाला रीजन है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। इसके फाउंडर रहे गोपाल और कैपिटल इन्होंने बनाई बिहार के मुंगेर में, ठीक है। अदर रूलर्स में आगे इंपॉर्टेंट है धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर महिपाल, ठीक है। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल फर्स्ट। अब जो गोपाल थे, ही फाउंडेड द डायनेस्टी एंड ही फाउंडेड डायनेस्टी। फाउंडेशन के साथ साथ इन्होंने आते ही बुद्धिज़्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ही स्टार्टेड प्रमोटिंग बुद्धिज़्म। अब इन्होंने क्या किया, एक मोनास्ट्री बनवाई ओदंतपुरी में। इसको सेकंड ओल्डेस्ट महाविहार या सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन माना जाता है, ओदंतपुरी को। इसके बाद इन्होंने जो टाइटल जो अडॉप्ट किए उनमें था परमेश्वर, महाराज अधिराज और परम भट्टारक। परमेश्वर, महाराज अधिराज और परम भट्टारक। तो गुप्तास के बाद ये टाइटल यूज होना शुरू हो गया था। देन आई धर्मपाल, ही रूल्ड फ्रॉम 770 टू 840, तो लगभग 40 साल के लिए उन्होंने रूल किया। इनके भी टाइटल वही परमेश्वर, महाराज अधिराज और परम भट्टारक। एंड हिज रीन इज नॉन फॉर एक्सपांशन। तो धर्मपाल ने एक्सपांशन किया एंड ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म। ही कंस्ट्रक्टेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और मोनास्ट्री इन भागलपुर, ठीक है। तो गोपाल ने ओदंतपुरी और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई। उसके बाद ही डेवलप्ड विक्रमशिला एज मेजर एजुकेशन सेंटर, ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सोमपुरा विहार जो कि बांग्लादेश में है। सोमपुरा विहार बांग्लादेश यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, 1995 में इसको ऐड किया गया। ही वॉज इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड कंट्रोल्ड कन्नौज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो पाल डायनेस्टी की तरफ से जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए थे शुरू में वो थे धर्मपाल। देन देवपाल, देवपाल ने रूल किया अगेन 40 ईयर्स के लिए, ठीक है। ही हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया रीजन, स्पेशली द इंडोनेशियन रीजन्स, ठीक है। तो देवपाल के इंडोनेशियन आइलैंड के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे और इसीलिए वहाँ पे जो सुमात्रा वाला रीजन है वहाँ पे जिसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, ठीक है। शैलेंद्र डायनेस्टी
रूल करती थी और रूलर का नाम था बालपुत्र देव। ठीक है, उन्होंने एक मोनास्ट्री स्टैब्लिश की नालंदा में। किसने? शैलेंद्र डायनेस्टी के बालपुत्र देव ने एक मोनास्ट्री बनाई और देवपाल ने उस मोनास्ट्री के लिए 5 गांव डोनेशन में दिए, ग्रांटेड 5 विलेजेस टू हिम। देवपाल वॉज इन्वॉल्व इन ट्राइपाटाइट स्ट्रगल एंड ही वॉज डिफीटेड, तो देवपाल हार गए। नेक्स्ट है महिपाल। सो ही वॉज नॉन फॉर द रिवाइवल ऑफ पाला डायनेस्टी, इन्होंने इसको रिवाइव किया। रिपेयर्ड एंड रेनोवेटेड सारनाथ, नालंदा एंड बोध गया स्ट्रक्चर्स, जो स्तूपास थे उनको इन्होंने रिपेयर कराया। एंड ही सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ हिज टेरिटरी एंड मेंटेन्ड पीस। द चोला रूलर राजेंद्र फर्स्ट अटैक्ड ऑन महिपाल फर्स्ट। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र फर्स्ट जो कि चोला डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हिमालय तक आए और यही राजेंद्र फर्स्ट थे जिन्होंने अपने आप को फिर क्या कहा? हाँ, इन्होंने कहा गंगई कोंड, गंगई कोंड चोल, मतलब उत्तर भारत में गंगा तक जीत कर आने वाले चोला। ठीक है, इनके बाद गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे, इनकी कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज बनाई। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ट्राइपाटाइट स्ट्रगल में कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने कन्नौज को सक्सेसफुली अपनी कैपिटल बनाया, तो वो गुर्जर प्रतिहार थे। इनके फाउंडर थे नागभट्ट फर्स्ट, है ना, एंड ही डिफीटेड द मुस्लिम इन्वेडर्स फ्रॉम द अरब्स। अदर रूलर्स में वत्सराज, नागभट्ट और मिहिर भोज फर्स्ट। देखो मैं आपको अभी बता देती हूँ, मेनली यहाँ तक ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन यहीं से बन जाए। ठीक है, जो एक स्टेटमेंट मैंने कन्नौज के लिए बताई वो, और इनके फाउंडर मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, लेकिन इनके बारे में जो बाकी हैं, एक एक दो दो लाइनें ही हैं, ज़्यादा नहीं है कंटेंट। जो वत्सराज थे, ये ट्राइपाटाइट स्ट्रगल में शामिल थे और इन्होंने ही धर्मपाल को हराया था। ठीक है, नागभट्ट सेकंड, ये भी एक्सपांशन के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने भी धर्मपाल को हराया था और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। फिर आगे मिहिर भोज, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ राजा भोज, वो वाली बात, कहाँ गंगोतेली वाली बात, है ना, तो अभी इसी में आ जाएगा वो। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार और ये अपने टेरिटोरियल एक्सपांशन और प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए जाने जाते हैं। मिहिर इनका टाइटल है, तो टाइटल है मिहिर, प्रभास और आदि वराह। ध्यान से पढ़ो, मिहिर, प्रभास और आदि वराह, ये कैपिटल इनके टाइटल हुए। एंड ही वॉज ऑल्सो अ वैष्णवाइट। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल ही कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल, इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था, उसका नाम था तेली का मंदिर। ठीक है, ग्वालियर में है और कहा जाता है कि इस मंदिर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर उसमें नॉर्मली भी अगर कुछ बोला जाएगा तो इट साउंड्स इन अ म्यूजिकल टोन। ठीक है, उसके बाद एन अरब ट्रेवलर सुलेमान मैंशनड अबाउट मिहिर भोज, तो एक अरब ट्रेवलर सुलेमान जो थे, उन्होंने अपने अकाउंट्स में मिहिर भोज के बारे में मेंशन किया है। देन लास्ट महेंद्रपाल फर्स्ट। अब ये महेंद्रपाल, ये गुर्जर प्रतिहार में ही है। ही इज़ नॉन फॉर एक्सपांशन और इनका टाइटल था निर्भय नरेंद्र एंड महेंद्रायुद्ध, निर्भय नरेंद्र और महेंद्रायुद्ध। ही वॉज फॉलोअर ऑफ हिज गुरु राजशेखर, ये इंपॉर्टेंट है। राजशेखर किसके गुरु थे? महेंद्रपाल फर्स्ट के। राजशेखर एक संस्कृत पोएट थे और इनका लिटरेरी वर्क काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी ये बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, इसके बाद बाल भारत, बाल रामायण और विदशाला भंजिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके लिटरेरी वर्क हो गए। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी, रूल्ड फ्रॉम 753 टू 982। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, इट वॉज मान्यखेट, लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड द फाउंडर वॉज दंती दुर्ग। ही वॉज द वसाल ऑफ चालुक्यास, क्योंकि देखो इसी रीजन में पहले चालुक्य थे, फिर बाद में चालुक्यास के वसाल थे पहले ये, और फिर इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया। ही लेटर फाउंडेड हिज ओन डायनेस्टी। अदर रूलर्स में पहले हैं कृष्ण फर्स्ट, फिर ध्रुव। तो जो कृष्ण फर्स्ट थे, ही वॉज नॉन फॉर पॉलिटिकल एक्सपांशन और इन्होंने पल्लव को हराया
and expanded his territory up to the Karnataka and Tamil Nadu region. He contributed in the architecture. अब ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कृष्णा फर्स्ट, क्योंकि कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा केव में बनवाया था, जो टॉप टू बॉटम बना हुआ है एंड बैक टू फ्रंट उसकी कटिंग हुई थी, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है. इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. क्लियर. उनके बाद आए ध्रुव. ही इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड ही डिफीटेड प्रतिहार रूलर वत्सराज एंड धर्मपाल. तो ध्रुव ने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को हराया था. उनके बाद आए गोविंद थर्ड, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए थे ये भी. देन आए अमोघवर्ष. ये इंपॉर्टेंट है अमोघवर्ष. ही इज़ नॉन फॉर पॉलिटिकल एक्सपांशन, नॉन फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एंड ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन. तो अमोघवर्ष के लिए ध्यान रखना, ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म. ही डेवलप्ड अ कैपिटल सिटी मान्यखेट इन सच अ वे दैट इट लुक्ड लाइक द सिटी ऑफ इंद्र. ऐसा कहा जाता है कि मान्यखेट को उन्होंने इतना सुंदर शहर बनाया था, ऐसा लगता था कि इंसानों की नहीं, खुद इंद्र देवता की नगरी हो. देन ही वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर. हिज टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ये खुद भी लिखते थे. एक इन्होंने लिखा अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा है. दूसरा प्रश्नोत्तरी, या इसी को प्रश्नोत्तर मालिका, ये संस्कृत में लिखा है, ठीक है. ही कंस्ट्रक्टेड जैन टेम्पल्स इन एलोरा केव्स. एंड देन लास्ट में कृष्णा थर्ड, हु वॉज नॉन फॉर त्रिरत्ना. इनके दरबार में त्रिरत्नास थे, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना. पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, ठीक है. सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो है सारा ये इसको रिवाइज कर लेना आप. और जो एक टॉपिक बच गया है चोला डायनेस्टी, ठीक है. चोला डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे तो, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द लेक्चर, और आई विल प्रोवाइड यू द PDF. कुछ भी उसमें ज़्यादा मतलब नहीं, जितना जो 1-2 पेज है ना, मैं सिर्फ PDF भी दे दूंगी ना, सिर्फ वो PDF पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन आएगा तो उतने से ही बन जाएगा, ठीक है. तो ये मत सोचना कि कुछ छूटा है. इसका जो PDF है वो कल सुबह ही आपको मिल जाएगा, ठीक है. चलिए, सो थैंक यू सो मच. और जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसको बहुत जल्दी से एकदम रट लेना, बस लास्ट फेज है, रट लेना, ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक.